पंजीकरण, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल गए। घर, रैंकिंग, लड़कों के उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, संपूर्ण उपन्यास, उपन्यास वर्गीकरण, मेरी किताबों की अलमारी, रीडिंग रिकॉर्ड्स, प्रतिक्रिया, 69 बुक बार, सरलीकृत, पुस्तक के पृष्ठ, इकट्ठा करना, अंतर्वस्तु, सेटिंग्स, रात, त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 21, अग्नि बुलेट की शक्ति। अध्याय 21, अग्नि बमों की शक्ति। छोटे आदमी, राक्षस पर्वत श्रृंखला के राक्षसों की तुलना में मनुष्य कभी कभी अधिक भयानक होते हैं। याओ लाओ की आवाज जियाओ यान के दिल में गूंज उठी। जियाओ यान मंद मंद मुस्कुराया, इतने सारे लोगों को मारना वाकई भयानक है। याओ लाओ सचमुच हैरान था। जियाओ यान ने लालज्वाला दानव बाघ को मारने के बाद उसमें लड़ने का ज्यादा जोश नहीं बचा था। इस भाड़े के दल में 30 से ज्यादा लोग हैं। भले ही जियाओ यान की ताकत उसके दिखाए स्तर से कहीं ज्यादा हो, फिर भी वह इतने लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। जियाओ यान शांति से मुड़ा और वुल्फ भाड़े के सैनिकों की ओर देखा और मन ही मन याओ लाओ को समझा रहा था। दूसरे स्तर के राक्षस, लालज्वाला राक्षस बाघ पर लगी चोटें जाहिर तौर पर इंसानों की वजह से थी, और ऐसा नहीं लगता कि वह लंबे समय से घायल था। हालांकि मेरे पास तुम्हारी जितनी प्रबल आत्मिक शक्ति नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि लालज्वाला राक्षस बाघ का पीछा कर रहे भाड़े के सैनिकों से मेरा सामना होगा? जब मैंने कार्रवाई की तो मैंने 8 अतिशय आकाशीय तोपों की बजाय 8 अतिशय पतन का इस्तेमाल किया, जिससे 8 अतिशय आकाशीय तोपों के प्रशिक्षण की संख्या कम हो गई। मैंने न सिर्फ यह अंदाजा लगाया कि लालज्वाला राक्षस बाघ एक ही वार में मारा जाएगा, बल्कि मैंने भाड़े के सैनिकों से निपटने के लिए लड़ने की भावना भी बचा ली, जिनका सामना हो सकता था। याओ लाओ को उम्मीद नहीं थी कि अपनी कम उम्र के बावजूद जियाओ यान इतना विचारशील था। अगर तुम में थोड़ी भी लड़ने की भावना बची भी हो, तो क्या तुम दूसरी तरफ इतने सारे लोगों को संभाल सकते हो? याओ लाओ ने मुख्य प्रश्न पूछा। जरा रुको और देखो। जियाओ यान मंद मंद मुस्कुराया। जियाओ यान की धीमी गति देखकर हे मेंग गुस्से से चिल्लाया, चालबाजी मत करो। ये जड़ी बूटियां मैंने रास्ते में तोड़ी थी। क्या तुम कुछ रख सकते हो? जियाओ यान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हे मेंग के बगल में खड़े तीखी नाक वाले और बंदर जैसे चेहरे वाले भाड़े के सिपाही ने अपने हाथ में पकड़ा लंबा चाकू निकाला और धमकी दी, बेटे, क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं, नहीं, नहीं। जियाओ यान ने जल्दी से अपने हाथ फैलाए। मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा और मुझे जाने देना होगा। जल्दी करो और इसे यहाँ लाओ। हे मेंग ने अधीरता से आग्रह किया, उसके मन में व्यंग्य था। उसने सिर्फ थैला छोड़ने को कहा था, उसे जाने देने को नहीं। पकड़ो इसे। जियाओ यान ने अपनी कमर से थैला निकाला और फेंक दिया। कई भाड़े के सिपाही पलके झपका गए। उन्होंने अपनी ओर फेंकी गई कोई चीज नहीं देखी। क्या यह आदमी पागल था? इसने उनके साथ छल करने की हिम्मत कैसे की? राक्षस पर्वतों में वर्षों तक रेंगने और लौटने से निखरी अपनी असाधारण दृष्टि से हेमन ने धुंधली सी एक छोटी सी लाल रोशनी तेजी से आती देखी। उसकी तीक्ष्ण नसें, जो बरसों से चाकू की धार पर थी, अचानक उसकी त्वचा में कसावला रही थी। उसके मन में एकाएक सतर्कता की लहर दौड़ गई। हेमन अचानक एक कदम पीछे हटा और 2 भाड़े के सैनिकों को पकड़कर उसे रोकने लगा। उसी समय उसके शरीर में युद्ध का चक्रवात बेतहाशा दौड़ रहा था, और उसकी मूल कांस्य त्वचा नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से पीली पड़ रही थी। एक फुफकार के साथ मांस की ढाल की तरह इस्तेमाल किए जा रहे उस तीक्ष्ण नाक वाले और बंदर जैसे चेहरे वाले भाड़े के सैनिक को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में छेद हो गया हो और मुंह से खून की धार फूट पड़ी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह एक युवक के हाथों मरेगा, और खास बात यह थी कि उसकी मौत कुछ अस्पष्ट थी। जियाओ यान जो नहीं फेंक सका, वह कपड़े का थैला नहीं था, बल्कि वह अग्नि बम था जिसे उसने प्रथम स्तरीय अग्निगुण जादू की कोर से परिष्कृत किया था। भाड़े के सैनिक स्वप्न में थे। इस कमजोर से दिखने वाले छोटे मेमने ने पलक झपकते ही उनके एक भाई को मार डाला। इस क्षण अग्नि बम की प्रचंड ऊर्जा बाहर निकली और फट गई। अग्नि बम की प्रचंड ऊर्जा नरक की ज्वाला की तरह थी, जिसने तुरंत अपने आसपास की हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। भयानक विस्फोट बहरा कर देने वाला था, और लपटें आसमान तक पहुंच गईं। तीखी नाक और बंदर जैसे चेहरे वाला भाड़े का सैनिक सबसे पहले आग की चपेट में आया, और उसका मांस और खून पल भर में चारों ओर उड़ गया। अन्य भाड़े के सैनिक जो ज्वाला बम के पास थे, वे बिना तैयारी के सीधे उड़ गए। लेकिन तेज हवा की लहर ने और भी भाड़े के सैनिकों को जमीन पर गिरा दिया। तेज तापमान ने उनकी त्वचा को काला कर दिया, उनके बाल जल गए और उनके कवच झुलस गए।
कुछ देर के लिए ज्वाला बम के विस्फोट से हवा धुएं और घायल भाड़े के सैनिकों की कराह से भर गई। दृश्य अफरा तफरी में डूब गया। कुछ लोग जल गए थे और हिलने डुलने में असमर्थ थे, और कुछ ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन शरीर पर लगी चोटों के कारण ऐसा नहीं कर सके। बाहर खड़े भाड़े के सैनिक, जो विस्फोट से घायल नहीं हुए थे, जल्दी से पीछे हट गए और बड़ी सतर्कता से जियोयान को देखने लगे। जिस छोटे मेमने से वे कभी घृणा करते थे, वही अब इस आपदा का एकमात्र स्रोत बन गया है। याओ लाओ को अचानक एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने आत्मविश्वासी हो, तुम्हारे पास वाकई ऐसी चीज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जादू के कोर का सीधा इस्तेमाल कर पाओगे। वैसे जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें इन अजीबोगरीब चीजों से खेलना बहुत पसंद था। याओ लाओ उन नाचते हुए छोटे लोहे के आदमियों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। मुझे उस समय ये बहुत मजेदार लगा था, लेकिन कौन जानता था कि कई सालों बाद उस चीज का निर्माण अंततः इतने भयानक उपयोग में बदल जाएगा। याओ लाओ के उत्साह की तुलना में जियाओयान के चेहरे पर ज्यादा मुस्कान नहीं थी। उसने उनमें से लगभग आधे को ही मारा। यह एक मुश्किल स्थिति है। उसने खूनी भाड़े के भाई को एक तरफ फेंक दिया। हालांकि हेमन पीछे छिप गया था, वह आग की लपटों में जल गया। अच्छा बेटा, मैं गलत था। हेमन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसका चेहरा अब मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि बेहद गंभीर था। उसने बाहर खड़े 10 से ज्यादा भाड़े के सैनिकों पर नजर डाली और चिल्लाया, चलो इस बच्चे को मार डालो और अपने भाइयों का बदला लो। भाड़े के सैनिक बेवकूफ नहीं थे। अगर वे विस्फोटक चीज से टकरा जाते तो अभी नहीं मरते तो बच नहीं पाते। हे मेंग ने गुस्से में पास खड़े भाड़े के सैनिक को लात मारी। डर किस बात का? अगर उसके पास अभी भी वह चीज है तो उसने कब का इस्तेमाल कर लिया होता। असल में उसके पास वह चीज सिर्फ एक ही है। इस बच्चे के पास इतना खजाना हो सकता है, उसे जरूर किसी ताकतवर से विरासत में मिला होगा। शायद उसके पास जुबान स्तर का कोई हुनर हो। जो भी उसे मारेगा, मैं उसे पहले उसका अभ्यास करने दूंगा। हे मेंग ने एक ऐसा प्रलोभन दिया जिसे भाड़े के सैनिक ठुकरा नहीं सके। भाड़े के सैनिक थोड़ी देर हिचकिचाए और आखिरकार चमकती आंखों से जियाओ यान को देखा। जुबान स्तर का हुनर, अगर उनके पास ऐसा हुनर है तो वे, यानी लड़ाके, अपने जीवन काल में ही भेद कर एक ताकतवर योद्धा बन सकते हैं। याओ लाओ ने आग्रह किया, आगे बढ़ो। अगर तुम पूरी ताकत से लड़ोगे तो ये भाड़े के सैनिक तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भाग जाओ। याओ लाओ और भाड़े के सैनिकों को ये देखकर झटका लगा कि जियाओयान, जो अभी अभी मारने के लिए तैयार था, पलट गया और हताश होकर घने जंगल में भाग गया। जंगल में छलांग लगाते हुए जियाओयान ने याओ लाओ से कहा, आग के बम से जो हलचल मची है वह कम नहीं है। कौन जाने आसपास इन भाड़े के सैनिकों के साथी या शक्तिशाली राक्षस हों। अगर मैं उन्हें मार भी दूं तो भी मेरा जीवन व्यर्थ होगा। बुरा नहीं, तुमने राक्षस पर्वत श्रृंखला में जीवित रहने के रहस्यों में से एक में महारत हासिल कर ली है। अनजान खतरों से निपटने के लिए हमेशा कुछ ताकत बनाए रखो। याओ लाओ ने प्रशंसा से कहा। जियाओयान मंद मंद मुस्कुराया। ये भाड़े के सैनिक अब सोचते हैं कि मेरे पास बहुत ही कुशल कौशल है। देर सवेर कई खजाने मेरे हाथ लग जाएंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस अध्याय का अंत। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करे, पासवर्ड भूल जाना। मुख पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, संपूर्ण उपन्यास, उपन्यास श्रेणी, मेरी किताबों की अलमारी। प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया। 69 बुक बार। सरलीकृत। पृष्ठों। इकट्ठा करना। विषय सूची। स्थापित करना। रात। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 22, ज्वाला की मुहर। अध्याय 22, ज्वाला की मुहर। वॉरक्राफ्ट पर्वत श्रृंखला में कई पेड़ और जटिल भूभाग है। जियाओयान अपनी पूरी ताकत से भागा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह के भाड़े के सैनिकों को उनकी परछाई भी दिखाई नहीं दी। हालांकि वे वॉरक्राफ्ट पर्वत श्रृंखला की परिधि से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने मोटे तौर पर उस दायरे का अंदाजा लगा लिया था जहां से जियाओयान बच सकता था, और उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही रात हुई, जियाओयान ने एक छिपी हुई गुफा ढूंढी, आराम से कुछ खाया और पालथी मारकर बैठने का अभ्यास किया। डूक्यूई चक्रवात को, जो एक निहारिका की तरह दिखता था, अंदर देखते हुए जियाओयान के पास डूक्यूई की कमी की समस्या को चुपचाप समझने और हल करने का समय था। इस मुद्दे पर जियाओयान की समग्र सोच बहुत स्पष्ट थी। चूंकि निम्न स्तरीय हुआंग स्तरीय कौशल डूक्यूई चक्रवात को बहुत कम मात्रा में डूक्यूई को समायोजित करने की अनुमति दे सकते हैं, इसलिए डूक्यूई को संग्रहित करने के लिए कोई अन्य स्थान खोजें। सरल शब्दों में,
ये दूसरे डूक्यूई चक्रवात जैसा कुछ खोलना है। डूक्यूई सामान्य लोगों की तुलना में 2 गुना है और यह प्रतिद्वंद्वी को भी खा सकता है। फिर जियोयान ने डूक्यूई महाद्वीप के कुल चिन्ह के बारे में सोचा। कुल चिन्ह साधारण दूसरे डूक्यूई चक्रवात की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। ये किसी व्यक्ति की शक्ति को बढ़ा सकता है और बलवान को दुर्बल के साथ परास्त करके सीधे पलटवार पूरा कर सकता है। दोनों को मिलाकर जियोयान ने योजना बनाई। उसने जो गुप्त विधि बनाई वह शुरुआत में एक साधारण दूसरा डूक्यूई चक्रवात था, जिससे उसके द्वारा उपयोग की जा सकने वाली डूक्यूई बढ़ जाती थी। मध्य चरण में ये कुल पैटर्न के समान भी हो सकता था, जिससे उसकी शक्ति में सुधार होता था। बाद के चरण में ये वास्तव में कुल पैटर्न के बराबर हो सकता था और कुल पैटर्न से आगे निकल सकता था। प्राचीन कुल पैटर्न प्राचीन परिवार के शरीर में रक्त शक्ति को उत्तेजित करता था। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि उसका रक्त छिटपुट था। इसलिए कई समस्याएं हैं जिनका समाधान आवश्यक है। हालांकि जियोयान ने इन समस्याओं को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। डूक्यूई महाद्वीप की साधना धर्म समाप्ति युग में पहुंच गई है। प्राचीन आत्मा साधना पद्धति और आत्मा आक्रमण पद्धति अब केवल दंता और कुछ प्राचीन परिवारों में ही स्थिर है। डू सम्राट को कैसे भेदना है, ये पूरा डूक्यूई महाद्वीप 10 से ज्यादा नहीं जानता। प्राचीन काल में पूर्वजों द्वारा बनाई गई कुछ चीजें अभ्यास के साथ युवा पीढ़ी ने न केवल उन्हें उच्च स्तर तक विकसित नहीं किया, बल्कि लगभग खो दिया। स्वर्ग विरोधी स्तर की समझ के साथ जियाओयान को उस साधना वातावरण की बहुत अच्छी समझ है जिसमें वह है। जन्म से ही वह उन चीजों को करने में सक्षम था जो सामान्य लोग नहीं कर सकते थे। वर्षों के अभ्यास के बाद वह भविष्य में और भी बेहतर होगा। डूडी रक्त की शक्ति से पैदा नहीं हुआ था। 30 साल पूर्व में, 30 साल पश्चिम में, बेचारे बच्चे को मत धमकाओ। आधी रात को सब कुछ शांत था, केवल पेड़ों की चोटियों से हवा बह रही थी। डूक्यूई चक्रवात को संघनित करने के अनुभव से आपको अचानक एहसास हुआ आपने ज्वाला मुहर की गुप्त विधि को समझ लिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ज्वाला मुहर भावों के बीच में डूक्यूई को संग्रहित करने की एक गुप्त विधि, जिसे महत्वपूर्ण क्षण में मुक्त किया जा सकता है। डूक्यूई कितना संग्रहित होता है ये शारीरिक फिटनेस और आत्मिक शक्ति की प्रबलता से प्रभावित होता है। प्रारंभिक विचार पूरा हुआ। जियाओयान ने तकनीक का अभ्यास बंद कर दिया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, थोड़ा थका हुआ। आखिरकार समझने का कुल समय 1 दिन से भी कम था और इस गुप्त विधि को खरोंच से बनाना स्वर्ग के स्तर तक पहुंचने के समान माना जा सकता है। एक गहरी सांस लेते हुए जियाओयान ने दोनों हाथों से मुहरें बनाई और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। दहन तकनीक फिर से सक्रिय हुई, लेकिन इस बार अवशोषित और परिष्कृत डूक्यूई को डूक्यूई भंवर में नहीं पहुंचाया गया। इसके बजाय यह आदर्श के विरुद्ध चला गया और ऊपर की ओर चला गया। इतनी अधिक डूक्यूई एकत्रित होने से जियाओयान की भौहों के बीच प्रकाश का एक पीला धब्बा दिखाई दिया। जिस क्षण प्रकाश का पीला धब्बा दिखाई दिया, ज्वाला मुहर का अभ्यास सही रास्ते पर था। उसकी भौहों के मध्य से अचानक एक भयानक विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी और आसपास के आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा बेतहाशा बढ़ गई और फिर अनगिनत ऊर्जा धागों में संघनित हो गई, जो धीरे धीरे प्रकाश के पीले धब्बे में विलीन हो गई। इस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा जियाओयान के शरीर में प्रवेश कर गई और दहन तकनीक के मार्ग के अनुसार प्रवाहित हुई, उसे शुद्ध डूची में परिष्कृत किया और अंततः उसे वापस यहाँ प्रविष्ट किया। डूची के इस निरंतर संचार के तहत मूल छिटपुट प्रकाश बिंदु धीरे धीरे एक ज्वाला चिन्ह में बदल गए जो अत्यंत रहस्यमय लग रहा था। ये ज्वाला चिन्ह अनंत रहस्यों को समेटे हुए प्रतीत होता था। यह एक जलती हुई लौ की तरह दिखता था, लेकिन इसमें अनंत ज्ञान समाहित था। इसकी प्रत्येक रेखा एक प्राचीन जादुई सरनी की तरह थी, जो गहन चमक के साथ चमक रही थी, एक प्रकार के रहस्य और ऐश्वर्य को प्रकट कर रही थी जो दुनिया से परे था। जैसे जैसे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा गुफा में प्रवाहित होती रही, याओ लाओ ने जल्द ही कुछ असामान्य खोज लिया। अस्थि ज्वाला वलय से बाहर निकलते हुए जियाओयान को देखकर, जिसकी भौहें स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने लगी, अनुभवी याओ लाओ भी कुछ देर के लिए अपना सिर खुजाने से खुद को रोक नहीं पाए। प्रतिभाशाली हमेशा कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वह समझ नहीं पाएगा। ये लगभग तब शुरू हुआ जब जियाओयान अपनी मां के गर्भ में था। बड़े होने के बाद जियाओयान ने उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया। सूरज उगता है और चांद ढलता है। उगता सूरज भोर से पहले सारा अंधेरा दूर कर देता है और कोमल धूप गर्म और आरामदायक होती है। स्वर्ग और पृथ्वी की भयानक ऊर्जा को सोखते हुए मूल रूप से पीले रंग का ज्वाला चिन्ह रक्तलाल चमकदार हो गया। जलती हुई प्रतीत हो रही ज्वाला चिन्ह को देखकर
याओ लाओ के मन में एक लगभग असंभव संभावना का विचार आया, कुल चिन्ह। याओ लाओ के मन में बस यही बात थी। याओ लाओ का जन्म भी एक प्राचीन परिवार में हुआ था। हालांकि वह निम्न स्तर पर पैदा हुआ था, फिर भी वह शुरू से ही प्राचीन परिवार के अस्तित्व को जानता था। बाद में वह 8वीं कक्षा का किमियागर बन गया और कुछ रहस्यों के बारे में आम लोगों से कहीं ज्यादा जानता था। लेकिन याओ लाओ अपने दिल में ये भी जानता था कि कुल चिन्ह पैदा करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले इसके लिए अत्यंत समृद्ध प्राचीन परिवार के रक्त की आवश्यकता होती है, और दूसरी बात, इसके लिए एक अधिक जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। जियाओ यान, उपनाम जियाओ। याओ लाओ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, और उसकी बूढ़ी आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। कुछ बातें जो वह पहले समझ नहीं पाया था, इस पल उसे थोड़ी थोड़ी समझ में आईं। प्राचीन परिवार में एक जियाओ कबीला भी था, लेकिन बाद में वह पतन की ओर चला गया, मानो रातों रात गायब हो गया हो। लगता है कि यह लगभग तय है कि ताकतों का समूह उसके करीब पहुंच सकता है। अपने शिष्य की ओर फिर से देखते हुए याओ लाओ आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसी पृष्ठभूमि के साथ, भले ही वह अभी किसी दूरस्थ स्थान पर हो, भविष्य में उसे शायद कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसे अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाना चाहिए। एक रात अभ्यास करने के बाद जियाओ यान ने फ्लेम सील खोली और उसमें अपनी डूखी हुई का दोगुना जमा कर दिया। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं है, फ्लेम सील में अभी भी काफी जगह है। जब बाद में उसे इसे भरने का समय मिलेगा, तो मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह किसी एक स्टार डू मास्टर से कम नहीं है जो येलो रैंक तकनीक का अभ्यास करता है। गुरुजी, आप काफी जल्दी उठ गए। याओ लाओ को हवा में तैरते देखकर जियाओ यान मुस्कुराया। इस ज्वाला मुहर का अभ्यास करने के बाद जियो यान को ऐसा लगा जैसे उसने एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया हो। अभी उसने केवल सबसे बुनियादी उपयोग ही सीखा है। भले ही भविष्य में उसकी शक्ति को बेहतर बनाने का कोई तरीका हो, फिर भी विकास की बहुत गुंजाइश है। याओ लाओ पूरी रात सो नहीं पाया और जियो यान से बात करने के मूड में नहीं था। उसकी उंगली के एक झटके से सफेद रोशनी जियो यान के सामने रुक गई और जैद जैसे सफेद दर्पण में संघनित हो गई। मूल रूप से सुंदर चेहरे पर एक ज्वाला का निशान था, मानो वह असली ज्वाला हो। इस अध्याय का अंत।